नमस्कार, मैं हूँ सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वसंत ऋतु का मौसम शुरू हो चुका है। वसंत यानी ऐसा मौसम जब ना तो ज़्यादा ठंड लगती हो और ना ही गर्मी का मौसम आया हो, यानी सुहावना सा मौसम। और हम ये भी जानते हैं कि हर मौसम का हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें अनेक तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आज हम जानेंगे कि वसंत ऋतु में किस दोष के कारण बीमारी होती है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा हेमंत ऋतुचर्या का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हेमंत ऋतु में हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है। तो उस वजह से हमें कुछ ऐसा भोजन लेना पड़ता है जो हमारे शरीर में कफ बढ़ा सके, जो वात को शांत कर सके और जो हमारी अग्नि के लिए भी ठीक हो। अब इन्हीं सब की वजह से थोड़ा थोड़ा कफ हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है सर्दी के मौसम में। और जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो थोड़ी सी गर्मी के प्रभाव में वो कफ पिघलने लगता है और हमारे शरीर में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर असर डालता है और हमारी पाचन क्षमता को कमजोर करने का काम करता है। तो ऐसे में हमें इस तरीके से अपना खान पान और रहन सहन बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारी पाचन क्रिया ज़्यादा मंद ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव ना हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमें कफ से होने वाली बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। जब तक शरीर में अग्नि ठीक ठाक काम करती है, पाचन क्रिया ठीक चलती रहती है, तब तक हमें रोग होने की संभावना भी ना के बराबर होती है। तो इसी के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अनाज में हमें कौन से अनाज खाने चाहिए जो कि हमारे शरीर में इकट्ठे कफ को भी कम करवा सके और पचने में भी आसान हो। आयुर्वेद में अनाज के मामले में सबसे ज़्यादा अच्छा गेहूं और चावल को बताया गया है। ये हमारे शरीर में कफ बढ़ाते हैं, ओज को बढ़ाते हैं, हमें हृष्ट पुष्ट बनाते हैं। तो ऐसे में इनका सेवन हमें लगातार करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस ऋतु में कफ बढ़ने का भय रहता है, इसलिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है कि गेहूं और चावल हमें पुराना ही लेना है। पुराना यानी एक सीजन पहले निकला हुआ गेहूं और चावल, या उससे भी पहले का हो तो और भी बढ़िया है। और उसको हमें मात्रा में खाना है। चावल तो फिर भी पचने में हल्का होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गेहूं ज़रूर पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें नपा तुला भोजन ही इस ऋतु में करना चाहिए। अब कुछ अनाज ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर में पुष्टि को भी करवाते हैं और ड्राई नेचर के होते हैं, लेकिन वो पचने में भारी होते हैं, जैसे कि जौ और कांगनी। ये दोनों ही अनाज बहुत अच्छे रहते हैं कफ को कम करने के लिए। लेकिन एक ही बात हमें इनके सेवन में ध्यान रखनी है कि मात्रा में खाना है, क्योंकि ये पचने में भारी होते हैं। तो ज़्यादा खा लेने पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब कुछ अनाज ऐसे भी होते हैं जो पचने में भी हल्के होते हैं, ड्राई नेचर के भी होते हैं, कफ को भी कम कराते हैं। तो ऐसे में वो अनाज इस ऋतु के लिए आइडियल माने जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि अगर उनका लगातार अभ्यास किया जाए, उन्हें ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए, तो वो हमारे शरीर में वात भी बढ़ा देंगे, अधिक रुक्षता करा के, ज़्यादा ड्राइनेस करवा कर। इनमें शामिल होते हैं सामा चावल, संक्रू, ओट्स और कोदो धान इत्यादि। तो इनका हम इस ऋतु में सेवन कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, यानी बीच बीच में थोड़ा गैप देकर ही इनका सेवन करना चाहिए, लगातार नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आप वैद्य से स्पेशली परामर्श भी ले सकते हैं कि आपकी प्रकृति के लिए कौन सा अनाज ठीक है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो उससे विशेष करके आपके शरीर के अनुसार भी आपको पता चल सकता है। आप समझते हैं दालों में किन किन का सेवन किया जाए। आयुर्वेद के अनुसार केवल उड़द की दाल को छोड़कर बाकी सभी दालें हमारे शरीर में ड्राइनेस कराती हैं। तो दालों का सेवन आराम से इस मौसम में किया जा सकता है, लेकिन रात को दालों का सेवन करने से बचना चाहिए। वो पचने में थोड़ा मुश्किल होती हैं, हमारे शरीर में गैस बनने जैसी समस्याओं को पैदा करवा सकती हैं। तो ऑलरेडी इस मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, ऐसे में रात को दालों के सेवन से बचना चाहिए। बाकी मूंग, मसूर, कुल्थी, चना
थोड़ा बहुत राजमा का सेवन या अरहर का सेवन भी इस मौसम में आराम से किया जा सकता है। सब्जियों की अगर बात करें तो जितनी भी मौसमी सब्जियां हैं उनका सेवन इस मौसम में किया जा सकता है, लेकिन सूखी सब्जियां खाने की बजाय तरीदार सब्जियों को ही अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। वो पचने में और हल्की हो जाती हैं, और छोले का, पनीर का, आलू का, मशरूम का, इन सभी का सेवन करने से थोड़ा बचना चाहिए। अब समझते हैं कि सब्जी और दाल को बनाया कैसे जाए। इस मौसम में घी की बजाय सरसों आदि के तेल में सब्जी को बनाया जा सकता है, लेकिन तेल की मात्रा हमें बिल्कुल कम रखनी चाहिए। जैसे 4 से 5 लोगों का भोजन बनाना है तो उसके लिए हम 10 ml तक का तेल प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा तेल से हमारे शरीर में एसिडिटी या ब्लड के डिसऑर्डर्स और पित्त बढ़ने की समस्या हो सकती है। अब मसालों के बारे में समझते हैं। तो नमक में सादे नमक की बजाय सेंधा नमक को ही अपनी डाइट में हमें इस मौसम में शामिल करना चाहिए। हल्दी, मिर्ची और धनिया, ये तीनों ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने का काम करते हैं और कफ को भी कम करते हैं। तो इनका सेवन ठीक ठाक मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये मात्रा से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अधिक होने पर ये पित्त को भी हमारे शरीर में जल्दी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अदरक, लहसुन, काली मिर्च का सेवन भी थोड़ी मात्रा में किया जा सकता है इस मौसम में। अब समझते हैं कि भोजन के बाद पीने के लिए क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए दिन में। तो छाछ सबसे अच्छा पेय है जो इस मौसम में हम सभी को पीना चाहिए। दही को मथकर उससे पूरा घी निकाल लेना चाहिए और फिर उसको पतला बनाकर ही उसका सेवन करना चाहिए। उसमें अपनी रुचि के अनुसार हम भुना हुआ जीरा, धनिया, सेंधा नमक वगैरह मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब समझते हैं कि दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन किया जाना चाहिए या नहीं। शाम को या रात के भोजन के बाद दूध का सेवन इस मौसम में कर सकते हैं, लेकिन भैंस के दूध की बजाय बकरी या गाय के दूध को ही अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये पचने में आसान होते हैं भैंस के दूध के बजाय। दूध से बने पकवानों से हमें ज़रूर बचना चाहिए, जैसे कि पनीर से। दही का सेवन भी इस मौसम में हमें नहीं करना चाहिए, वो खास करके कफ बढ़ा देता है। केवल एक छाछ ही दूध के प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ है जिसका सेवन इस मौसम में किया जा सकता है। घी का प्रयोग भी हमें इस मौसम में बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। अब समझते हैं कि पानी इस मौसम में कैसा पीना चाहिए। ठंडे पानी से बचना चाहिए। इवन मटके के पानी की बजाय अगर बिल्कुल सादे टेम्परेचर का पानी हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हल्का गुनगुना पानी भी इस मौसम में पिया जा सकता है, या फिर कोई औषधि डालकर आप पीना चाहें अपनी प्रकृति के अनुसार तो उसके लिए भी आप अपने वैद्य से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन बिना परामर्श के किसी भी दवाई का प्रयोग करने से बचें। अब समझते हैं कि खास करके किन चीज़ों को इस मौसम में अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। तले भुने पकवानों को हमें इस मौसम में छोड़ देना चाहिए, या बेसन, सूजी और मैदा से बनी हुई चीज़ों को भी, क्योंकि वो पचने में भारी होते हैं और अगर तल कर बनाए जाएं तो वो और भी भारी हो जाते हैं। इसलिए चीला, पराठे, पूड़ी, उपमा, इन सभी का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। साथ ही नमकीन और बिस्किट से भी हमें बचना चाहिए। चाय का सेवन भी ना के बराबर यदि करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। खाने से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिनको इस मौसम में हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, सुबह हमें तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक हमें अच्छी भूख ना लगे, क्योंकि जब हम वेट करते हैं अच्छी भूख लगने का तो उसकी वजह से हमारे शरीर में थोड़ा कफ कम होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है। तो लगभग 9-10 बजे तक अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करते हैं और बहुत जल्दी सुबह नहीं उठते हैं 4 साढ़े 4 बजे करीब, तो ऐसे में हमें डेफिनेटली 9-10 बजे तक वेट करना चाहिए, या जब तक हमें बहुत अच्छी भूख ना लग जाए। और यदि आप नाश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ते में कुछ खट्टे फल इस मौसम में ले सकते हैं, जैसे कि अनार और संतरा। वो हमारे लिए एपेटाइज़र का काम करेंगे, हमारी भूख को खोलने का काम करेंगे। छाछ का सेवन भी सुबह नाश्ते में किया जा सकता है, या फिर नमकीन दलिए का सेवन आप कर सकते हैं यदि आपको ज़्यादा भूख लगी है और आप उस समय पर किसी कारण से लंच नहीं कर सकते हैं तो। और अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो आप सीधा 11 बजे करीब भोजन भी कर सकते हैं, तब तक आप कुछ भी ना खाएं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
अब इसके बाद जो दूसरा भोजन हमें करना है उसके लिए हमें 6 घंटे का गैप कम से कम ज़रूर इस मौसम में देना चाहिए। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है तो वो थोड़ा पहले भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन लगभग 6 घंटे का गैप हमें देना चाहिए। तो इस हिसाब से शाम का भोजन हम 5 से 6 बजे तक कर सकते हैं। रात को खाने से हमें इस मौसम में बचना चाहिए, क्योंकि रात को खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है, और इस मौसम में खास करके तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अंधेरा होने से पहले पहले ही हम भोजन कर लें, और भोजन हमेशा मात्रा में करें, बहुत अधिक भोजन ना करें। इस मौसम में खास करके हमें सलाद को अपनी डाइट में कम लेना चाहिए, क्योंकि वो पचने में थोड़ा हैवी होता है। स्प्राउट्स को और ड्राई फ्रूट्स को भी हमें अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो हुई आहार की बात। अब हम समझते हैं विहार से रिलेटेड क्या नियम हमें इस मौसम में अपनाने चाहिए। तो विहार में सबसे पहली बात, इस मौसम में हमें टाइम से सो जाना चाहिए रात को। क्यों? क्योंकि अगर हम टाइम से सोएंगे तभी हम सुबह टाइम से उठ पाएंगे, और इस मौसम में सुबह सूर्योदय से पहले उठना बहुत ही जरूरी है। सूर्योदय के बाद तक सोने से हमारे शरीर में खास करके कफ बढ़ता है, और अब ये कफ मात्रा में बहुत अधिक हो जाएगा अगर हम लगातार ऐसा कर रहे हैं तो, और जिससे हमें बीमारियां होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सबसे पहला रूल हमें विहार के लिए याद रखना है। दूसरी बात, व्यायाम को हमें इस मौसम में जरूर ऐड करना है। सुबह उठने के बाद कम से कम 20 मिनट व्यायाम हमें ज़रूर इस मौसम में करना चाहिए। पेट साफ होने के बाद थोड़ा गर्म पानी उससे पहले पी सकते हैं, जितनी प्यास लगे। बहुत अधिक पानी भी इस मौसम में हमें नहीं पीना है, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना है। ज़्यादा पानी पीने से हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव होता है। तो उसके बाद आप थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, और इसी व्यायाम को शाम को भी हमें करना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट तो ज़रूर ही। अब तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, नहाने का पानी बहुत ठंडा इस मौसम में नहीं होना चाहिए। गुनगुने पानी से तो हमें नहाना ही चाहिए। बाकी जैसा आपके शरीर के हिसाब से ठीक लगे वैसे पानी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ठंडे पानी का प्रयोग करने से बचें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस मौसम में हमेशा ध्यान रखनी है, दिन में सोने से खास करके बचना है। दिन में सोना हमेशा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है और शरीर में कफ और पित्त, इन दो दोषों को बढ़ाता है। तो इन्हीं से हमें इस मौसम में बचना था, इसलिए दिन में सोने से खास करके हमें बचना है। तो इस तरीके से इस ऋतु के लिए हमने पूरे आहार विहार के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अब पूरी वसंत ऋतु में आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।